अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमारे टोटल लेक्चर्स कितने हैं? आप लोगों के 30 होंगे लेक्चर्स। ओके मैम मैम। हमारे मिड कब से हैं? बाकी सब कह रहे हैं मिड स्टार्ट हो रहे हैं इस तरह कुछ। मिड आप तो लोग के कैंसिल 12 हो गए हैं। लेक्चर्स हो गए हैं ना, 12 लेक्चर्स हो गए हैं अभी। ऑनलाइन शायद आप लोगों के हो जाए मिड। अभी इस पे वैसे कोई डिसीजन नहीं आया, स्टिल पेंडिंग है। मेरा ख्याल है कैंपस पे तो नहीं होंगे, मिड होंगे, अगर होंगे तो फिर ऑनलाइन हो जाएंगे आपके। मैम ऑनलाइन लेने का फायदा ही नहीं है। हाँ वो तो एमसीक्यूज टाइप हो तो फिर फायदा हो सकता है, शफलिंग कर दें उसमें। जी मैम, बाकी तो कोई फायदा नहीं है। लेक्चर जो है ना वो आपके 12 हो गए, आज आप लोगों का 12th लेक्चर है तो मिड्स हो जाते हैं 16 लेक्चर्स तक। देखती हूँ मैं, शायद नेक्स्ट वीक में हो जाए आपका। बाकी किसी सब्जेक्ट का मिड हुआ है, कंडक्ट हुआ है अभी तक? नो मैम, मेल आ गई थी कि कैंसिल हो गए हैं मिड्स जो हैं, तो अभी मगर असेसमेंट मैम प्लान बाकी रिलीज होगा। डिपार्टमेंट के जो मेरे दोस्त हैं ना, एक नहीं, तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे मिड होने वाले हैं, तो मुझे लगा हमारे डिपार्टमेंट के भी होंगे। प्रॉपर कैंसिल हुए हैं या ये कहा है कि कैंपस में मिड नहीं होंगे? मैम हम लोगों कैंपस को में नहीं मैम ये होंगे। कह रहे हैं कि असेसमेंट प्लान जो है वो चेंज हाँ होगा, तो फिर उसमें अगर मतलब तो अभी कोई असेसमेंट चेंज होगा तो चेंज कर फिर जो है देगा। ना, फिर मिड कैंसिल है आप लोगों के। मैम आई थिंक एक मेल भी आई थी कि नो मिड एग्जाम्स, और फिर स्लैश में था नो ऑन कैंपस। हम्म तो अभी फिर क्विजेस का भी है ना कि मतलब कुछ टीचर्स ने जो क्विजेस लिए थे, तो उनका मे बी है कि वो उसको मतलब काउंट ना उसकी करें, डेट इंक्रीज और कर जिन्होंने देंगे, नहीं लिए हो थे वो सकता अब है। नहीं लेंगे आगे। हो सकता है आप लोगों की जो है ना 40% असेसमेंट हो जाए, जैसे कि आपके क्विज हो जी गए, हाँ असाइनमेंट जी, हो गए। जैसे लास्ट सेमेस्टर में थे। और हाँ, ये हो सकता है फिर। जी फिर आपका 60 का फाइनल हो जाएगा। जो भी पैटर्न हुआ ना, जो भी आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो फिर मैं आप लोगों को जो है ना वो बता दूंगी। बाकी मार्क्स जो असाइनमेंट के है ना, वो भी मैं इंशाल्लाह 2 to 3 days तक अपलोड कर दूंगी, वहां से उसको देख लीजिएगा। एक और एक्टिविटी भी आप लोगों को जो है ना मैं देख के तो फिर जो है ना उसको एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी, वहां से जो है ना वो देख लीजिएगा। ईमेल कर दूंगी कि मैंने आप लोगों की एक्टिविटी जो है ना वो वहां पर अपलोड कर दी है, उसको देख लीजिए। मैम, अभी तक हमारी एक असाइनमेंट ही हुई है ना, वो जो एक्टिविटी दी थी अभी आपने। तक ये एक एक्टिविटी हुई है आप लोगों की। ओके मैम। अच्छा, आज आप लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? मैम, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक, और अच्छा, फ्लो ऑफ चार्जेस कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों शामिल हैं। नो मैम, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन नहीं है? मैम वो भी एट करंट के आगे फर्दर टू टाइप्स आ जाती है ना, इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल। तो जो हम्म कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक है वो नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से। बट जब हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट, हम कहते हैं कि आपके पास ये है फ्लो ऑफ चार्जेस, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लास्ट स्लाइड पे, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्जेस। ठीक है, अब चार्जेस में आपके पास क्या है? आपके पास पॉजिटिव चार्जेस जिसको प्रोटॉन कहते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ये हमारे पास चार्जेस हैं। ठीक है, इन दोनों का हमारे पास फ्लो होगा तो उसको हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है।
अब लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया था कि जो आपका कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, अब ये इसकी जो है ना वो इक्वेशन आपके पास, करंट को हम डिफाइन करते हैं चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपके पास क्या आता है, करंट आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो डेल यूज किया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस इमेज को देखो, लेट्स सपोज ये आपके पास कंडक्टर है। ठीक है, एक कंडक्टर में आपके पास जो है वो चार्जेस जो है ना वो फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है सारे कंडक्टर में आपके पास। ठीक है, आपने जो है ना वो इसको बैटरी के साथ अटैच किया, तो आपके पास जो है ना वो ईएमएफ जनरेट हुई, जिससे आपके पास जो है ना वो चार्जेस जो है ना वो एक डायरेक्शन में क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, और अगर प्रोटॉन्स हैं तो वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अगर आप एक स्मॉल पोर्शन का, जैसे इस कंडक्टर में मैं कहती हूँ कि मैंने इस पार्ट का जो है ना वो करंट मेजर करना है, एक स्मॉल पोर्शन का जो है वो करंट मेजर करना है, तब हम क्या टर्म यूज करते हैं, तब हम डेल चार्ज यूज करेंगे और डेल टी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कंडक्टर में, इस पोर्शन में आपके पास जितने चार्जेस हैं, कम अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं, पूरे कंडक्टर के जो चार्जेस होंगे ना उनको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर एक स्मॉल पोर्शन जो है उसको देख रहे हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डेल क्यू। और इस पोर्शन में जितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनको हम डेल क्यू कह रहे हैं, और जितने टाइम से फ्लो कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, डेल टी कहेंगे। ठीक है, अगर आप Q बाय T इक्वेशन यूज करते हो तो आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो थ्रू आउट द कंडक्टर, कितना उसमें से करंट पास कर रहा है वो सारा आप कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन जब आप साथ डेल यूज करते हो, डेल होता है आपके पास स्मॉल चेंज। ठीक है, स्मॉल, तो फिर आपके पास होगा कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है ना वो इस सेक्शन में से कितने टाइम पे पास किए हैं, वो आपके पास आ जाएगी, डेल करंट की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रही है बात? स्मॉल करंट की वैल्यू आ यस जाएगी। मैम। ठीक है, अब ये आपका जो एसआई यूनिट होता है चार्ज का वो होता है एम्पेयर, और ये एम्पेयर कैसे आता है, चार्ज का यूनिट हमारे पास होता है कूलम, और टाइम को हम मेजर करते हैं किसमें, सेकंड में मेजर करते हैं। तो हमारे पास कूलम ओवर सेकंड हमारे पास क्या आता है, एम्पेयर आता है। एम्पेयर। ठीक है, ये आपके पास एम्पेयर, 1 एम्पेयर इक्वल होता है जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करे थ्रू 1 सेकंड। ठीक है, तो वो आपके पास आता है 1 एम्पेयर। एम्पेयर इज अ लार्ज यूनिट फॉर करंट, इन प्रैक्टिस मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर आर यूज्ड। ये जो एम्पेयर आपके पास यूनिट है ना, ये इटसेल्फ जो है ना वो लार्ज यूनिट है। ठीक है, हम हमेशा इसके क्या प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, हम या तो करंट हमेशा मेजर करते हैं मिली एम्पेयर में, या हम किस में मेजर करते हैं, माइक्रो एम्पेयर में। मिली होता है आपके पास 10⁻³ और माइक्रो होता है आपके पास 10⁻⁶। 6। ठीक है, तो एम्पेयर आपके पास जो है ना वो इटसेल्फ लार्ज यूनिट है, इसलिए इसको हम करंट को मेजर ही हमेशा किस में करते हैं, मिली एम्पेयर में करते हैं या माइक्रो एम्पेयर में मेजर करते हैं। समझ आ गई ये बात? यस मैम। ठीक है, अब ये आपके पास जो है ना कि करंट आप प्रोड्यूस कैसे कर सकते हो, इसेंशियल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट। करंट को आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और एक आपके पास जो है ना वो पाथ होना चाहिए जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो फ्लो कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या होता है कि मैम जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल फ्लो करे। मैम किसी भी यस। कंडक्टर के दो एंड्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आता कहाँ से है? मैम जब मैम हम करंट लोग फ्लो मैम करता है जब तो चार्जेस के opposite फ्लो की charge वजह से। particles हमारे को पास सेपरेट कर बैटरी दें। या सप्लाई होगा। बैटरी का नाम किसने लिया? सही बता रहे थे, जो बैटरी का कह मैम रहे थे मैंने वो सही कहा था, बता रहे थे। मैंने कहा था। आप क्या करते हो, जैसे अब लेट्स सपोज आपके पास ये एक डायग्राम ड्रॉ की, इसको मैं कह देती हूँ ये आपके पास नंबर 1 फिगर है। ठीक है, एक और डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ, इसमें सिर्फ मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज ये एक वायर है। ठीक है, ये वायर है, अब इसको थोड़ा सा ना ब्रॉड करके बनाते हैं। ये मैंने जो है ना वो एक वायर ड्रॉ की, ये वायर आपके पास, ठीक है, रेड कलर से जो मैंने शो की है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं ग्रीन से ड्रॉ करूँ। ये अब इस वायर के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है,
अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, उनकी कोलिजन्स हो रही हैं, ठीक है। तो नेट जो ओवरऑल इस वायर का करंट है ना आपके पास, जो आई नेट है वो आपके पास है 0। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स सपोज अगर 5 आपके पास सी यहाँ मूव कर रहा है तो 5C जो है वो इधर मूव कर रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल जो नेट इफेक्ट होगा, नेट करंट होगा, वो किसी भी वायर में क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। अब जब तक आप इस वायर को बैटरी के साथ अटैच नहीं करते, बैटरी आपके पास किसी भी सर्किट में क्या प्रोवाइड कर रही होती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही होती है। मींस कि वो क्या कर रही होती है, वो आपके चार्जेस को फोर्स देती है कि वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, ठीक है। या वो हाई से लो मूव करेंगे या वो लो से हाई मूव करेंगे, ठीक है। जब भी आप किसी सर्किट में बैटरी अटैच करते हो तभी आपके पास करंट फ्लो करता है ना। क्यों? बैटरी क्या करती है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ, एक डायरेक्शन दे देती है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स या इस डायरेक्शन में मूव करेंगे या इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यूनिडायरेक्शनल कर देती है, ठीक है। तो करंट तब तक आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगा अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए पाथ नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम सर्किट में रेजिस्टेंस यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं? रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। करंट के करंट फ्लो के को फ्लो रेजिस्ट को करेगी। उसको रोकती है, करंट करंट के फ्लो फ्लो को को क्या करती है, रोकती है, ठीक है। ये आपके पास कम हम करती हमेशा है। आप लोगों ने रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे देखा होगा, यस मैम। ठीक है। रेजिस्टेंस जो है ना इस सिंबल से इसलिए रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ पर अब आप यहाँ देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से तो वो स्ट्रेट वायर में से तो इजीली मूव कर जाएगा, लेकिन अगर आप इस पोर्शन में देखो, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसको जिगजैग पैटर्न जो है ना वो आपके पास जिगजैग पैटर्न में ही जाएगा ना, ठीक है। तो उससे क्या यस होती है, मैम। उसकी एनर्जी जो है ना वो लूज हो रही होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी सर्किट में से करंट पास कर रहे हो तो उनके रेजिस्टेंसेस अगर अटैच की हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, जिगजैग पाथ में मूव कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी उससे क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंसेस आपके पास किसी भी सर्किट में क्या कर रही होती है, करंट के फ्लो को अपोज कर रही होती है। जब भी आपने करंट जो है वो प्रोड्यूस कराना है, एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए जहां से इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रही? अब आपके पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? कोई आइडिया है? मैम मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैम ये वो फोर्स है जो के मतलब जो उनसे हमारे चार्जेस हैं उनको फ्लो का जरिए फ्लो ऑफ करंट को ये कॉज करवाती है। फ्लो करंट को कॉज करवाती, ठीक है। और मैक्सिमम पोटेंशियल मैम जो डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन है इसके बगैर वो मूव नहीं कर सकते अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक तो ना ये एक होती है आपके पास EMF और एक आपके पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों में फर्क क्या है? अब आपके पास EMF भी वोल्ट्स में मेजर होती है और पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट्स में मेजर होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? चले मैं ना एक सर्किट ड्रॉ करती हूँ। ये नजर आ रहा है सर्किट? ठीक जी है। मैम। अब ये आपके पास जो है ना, ये क्या चीज है? बैटरी। ये बैटरी। बैटरी है, ठीक है। ये आपकी जो है ना वो बैटरी है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? रेजिस्टेंस। मैम रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क सुनना है। EMF आपके पास जो है ना वो बैटरी को हम कहते हैं आपके पास EMF है जिसके पास कंप्लीट आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है। जैसे अगर आप लोगों ने कभी सेल बाय किए, बैटरी सेल, उसमें आपके Yes, वो सेल के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है EMF इक्वल्स टू 5 वोल्ट या EMF इक्वल्स टू, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सेल के ऊपर, कभी गौर कीजिएगा, लिखा होता है EMF इक्वल्स टू 9 वोल्ट, EMF इक्वल्स टू 12 वोल्ट, EMF इक्वल्स टू 5, इस तरह करके उस पे सेल पे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ठीक है। अब
बैटरी आपके पास, जब वो सेल आपके पास है उसमें से आप कोई करंट ड्रॉ नहीं करवाते, वो उसकी ईएमएफ है। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो हमेशा आप कैसे मेजर करते हो, बिटवीन द रेजिस्टर मेजर करते हो। जैसे कि रेजिस्टर का एक पॉइंट ये है जिसको मैं ए कह रही हूँ, और एक पॉइंट ये है बी जिसको मैं बी कह देती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा आप टू एंड्स के दरमियान मेजर करते हो। ठीक है। और ये वैल्यू हमेशा आपके पास क्या आती है, ईएमएफ से कम आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप रेजिस्टर के दो एंड्स पे से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हो। तो रेजिस्टेंस में हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट, उसको इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। तो हम ओहम्स लॉ से पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। करंट कम होगा तो आपके पास वोल्टेज भी क्या होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है। बैटरी में आपके पास जो है ना ईएमएफ, जब आपके पास उसमें से कोई करंट आप ड्रॉ नहीं करवाते तो वो आपके पास ईएमएफ है मैक्सिमम, उसकी जो वैल्यू है। लेट्स सपोज इस सर्किट में जो ईएमएफ मैं यूज कर रही हूँ ना वो 12 वोल्ट्स की है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जब मैं इसका पोटेंशियल मेजर करूंगी ना थ्रू वोल्ट मीटर, जब मैं इसका पोटेंशियल मेजर करूंगी तो वो आएगा 11.3 या वो आएगा 11.2। हमेशा ईएमएफ से उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज आएगी। समझ आ रही है ये बात? यस मैम। ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो पूछ ले। मैम मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा रिपीट कर दें इसका डिफरेंस। ईएमएफ जो है ना वो आपके पास तब आती है जब आप उसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं कराते, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपकी बैटरी का। ठीक है। जैसे मैं एक सेल लेके आई हूँ, ठीक है, मार्केट से, मैंने उसके ऊपर जो ईएमएफ आ रही थी वो आ रही थी 12 वोल्ट्स की। ठीक है। अभी मैंने उसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं करवाया, उसको मैंने सर्किट में अटैच नहीं किया। मैं जैसे ही उसको सर्किट में अटैच करूंगी ना, मेरे पास उसकी ईएमएफ जो है, अब मैं ईएमएफ तो सेल यूज कर रही हूँ 12 वोल्ट्स का। ठीक है। उसको मैं मेजर किसके थ्रू करूंगी, मैं मेजर करूंगी वोल्ट मीटर से। जब मैं वोल्ट मीटर से उसको मेजर करूंगी उसकी वैल्यू आएगी 11.3 या 11.2, डिक्रीज आएगी हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास अगर आप इसको वोल्ट मीटर से मेजर करो तो वो हमेशा क्या आता है, ड्रॉप आता है। इसकी जो रीजन है जो इसमें ड्रॉप आ रहा है या इसकी जो वैल्यू डिक्रीज आ रही है वो इसलिए आ रही होती है क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला आपके पास होता है, जो ईएमएफ होता है ना वो आपके पास आई आर प्लस आई स्मॉल आर होता है। ये स्मॉल आर आपके पास होती है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होती है किसकी, सेल की या बैटरी की जो आप यूज कर रहे होते हो। ठीक है। अब रेजिस्टेंस में हम देखते आ रहे हैं कि वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। ठीक है। तो जो वोल्टेज मिस हो जाता है, जैसे कि ईएम आपके पास थी 12 वोल्ट और वोल्टेज आपने जब मेजर किया तो वो 11.3 आ रहा था। अब जो मिसिंग 0.7 है ना, वो वोल्टेज आपका वो स्मॉल रेजिस्टेंस के पास है। इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस ने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, जो आपकी सेल के अंदर होती है। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा विद इन द बैटरी अ केमिकल रिएक्शन अकर्स दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल लीविंग इट पॉजिटिवली टू अनदर टर्मिनल। ठीक है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जब वो उसमें से आप कोई करंट ड्रॉ नहीं कराते, वो आपके पास होती है ईएमएफ। ठीक है। और ये आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल होता है ऑफ द बैटरी। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने बैटरी जो है यूज कर रहे हो आप 12 वोल्ट की, 5 की यूज करोगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो 4.7 आएगा, 4.8। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम आएगा, ईएमएफ हमेशा आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ आ रही है बात? यस यस मैम। मैम। ठीक है। मैम अब ईएमएफ जो है उसको भी हम किस में मेजर करते हैं, उसको भी हम वोल्ट्स में वोल्टेज। मेजर करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम किस में मेजर करते हैं, वोल्ट्स में वोल्ट। मेजर करते हैं। जैसे यहाँ लिखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज द वोल्टेज बी, द एसआई यूनिट फॉर वोल्टेज इज वोल्ट। ठीक है। ये अलेक्जेंड्रो वोल्ट के नाम पर आपके पास जो है ना वो इसको यूनिट दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो 1 वोल्ट है ना वो आपके पास इक्वल होता है, 1 वोल्ट इक्वल है 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। ठीक है। हमने यस मैम। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास ये फॉर्मूला आता कैसे। ठीक है। वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज इक्वल्स टू जाउल। ठीक है। अब वोल्टेज V, कूलम का हम यूनिट किसके लिए यूज करते हैं, मैम करंट। चार्जेस के लिए। कूलम का यूनिट किसके लिए यूज चार्जेस। करते हैं, चार्जेस मैम के लिए चार्ज। यूज करते हैं। गुड। और जाउल का किसके लिए यूज करते हैं,
एनर्जी, एनर्जी के लिए वर्क, या वर्क के लिए, ठीक है। वर्क के लिए आप देखोगे कि आपके पास जब हम मैकेनिक्स, दो फील्ड्स हैं हमारे पास, एक मैकेनिक्स है और एक इलेक्ट्रिसिटी है। जब हम किसी भी सिस्टम की एनर्जी की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था एनर्जी कंप्लीट कैसे होती है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड करते हैं तो किसी सिस्टम की एनर्जी कंप्लीट होती है। ऐसे ही है मैकेनिकल ma'am. सिस्टम्स में भी, ऐसे ही यस है, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में भी आपके पास यही डिस्क्रिप्शन है। पी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ पोटेंशियल से, के को रिप्रेजेंट कर रही हूँ काइनेटिक से। अब मैकेनिकल सिस्टम है या इलेक्ट्रिक सिस्टम है, दोनों में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ही होती है, ये आपने याद रखना, ठीक है। मैकेनिकल सिस्टम है या इलेक्ट्रिक सिस्टम है, दोनों में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है। लेकिन दोनों सिस्टम में जो चीज चेंज होती है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। मैकेनिकल में पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, mgh से आती है, ठीक है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जाते हो ना, या जब आप चार्जेस को डील करते हो, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आप मेजर करते हो चार्ज इनटू वोल्ट्स, जो आपके पास ये है, ठीक है। तो ये Yes, ma'am. आपके पास जो है ना, वो यहाँ से ये यूनिट जो है ना वो इसका डिफाइन हुआ है कि 1 वोल्ट जो है ना वो आपके पास किसके इक्वल है, वो आपके पास एनर्जी 1 जूल ओवर 1 कूलम, मींस आपके पास कितने चार्जेस जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, कितनी एनर्जी जो है ना वो रिक्वायर्ड है। समझ आ रही है ये बात? जी मैम। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो पूछ ले। अब ये आपके पास है कि जितनी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेट होगी तो आपके पास ईएमएफ भी ग्रेट होगी, ठीक है। क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला आपके पास क्या है, वो आपके पास है आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ठीक है। ये आपके पास सर्किट का वोल्टेज है, और ये आपके पास जो है ना वो बैटरी के इनसाइड जो वोल्टेज है वो वाला, ठीक है। इनको सेम यूनिट्स के साथ मेजर किया जाता है, वोल्ट्स के साथ मेजर किया जाता है। ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय केमिकल एक्शन इन सेल। ये आप जो है ना वो आगे डिटेल में पढ़ोगे ईएमएफ के बारे में, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, केमिकल जो आपके पास सेल्स होते हैं इनसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, थर्मोकपल से प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। In all these methods, potential difference is maintained in spite of electron flow. अब आपके पास जो है ना किसी भी सिस्टम में ईएमएफ जो है ना वो जीरो नहीं होती, ईएमएफ हमेशा जो है ना वो प्रेजेंट होती है। क्यों? अगर लेट सपोज किसी सर्किट में मैं करंट नहीं भी देती, ठीक है, करंट जो है वो आप नहीं भी सप्लाई करते, तो आपके पास सर्किट का करंट जो है वो जीरो रहता है, लेकिन आपके पास बैटरी में ईएमएफ हमेशा प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये आपके पास जो है वो सर्किट की है और ये आपके पास किसकी है, बैटरी। बैटरी की है, ठीक है। अब ये आपके पास जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में आपके पास दो कन्वेंशंस हैं, ठीक है। एक आपके पास कन्वेंशनल करंट है और एक आपके पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक करंट पे कहते हैं। कन्वेंशनल करंट के लिए जो है ना वो आपके पास एरो यूज करें, ठीक है, स्ट्रेट एरो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को किससे रिप्रेजेंट करें, डॉटेड लाइन से डॉटेड एरो। रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लो थ्रू द मेटल वायर्स, ठीक है। मेटल वायर्स में से ही आपके पास जो है ना इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। क्यों? मेटल्स कंडक्टर्स हैं और कंडक्टर्स में हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। It is customary to use a conventional current I in the opposite direction to the electron flow, ठीक है। कन्वेंशनल करंट का आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक करंट आपके पास होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। अब आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस का हम पढ़ते आ रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या होती है आपके पास, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को अपोज कब करेंगे, कर देगी रोक। ठीक है। आपके पास जो करंट या चार्जेस मूव कर रहे हैं उनको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। अब आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। यस मैम। ओम्स लॉ आपके पास होता है वोल्टेज डायरेक्टली V is प्रोपोर्शनल equal किसके to है, हाँ करंट के, ठीक है। yes. आपके पास किसी भी सिस्टम में जैसे कि आप ग्राफ प्लॉट करते हो, यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है
और वाई एक्सिस पे आपके पास जो है वो करंट है, करंट है। ठीक है। अब डायरेक्ट का क्या मतलब है, अगर मैंने वोल्टेज जो है वो 1 दी है तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.01, ठीक है। मैंने वोल्टेज 2 दिया तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.02। जैसे जैसे मैं करंट वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करती जाऊंगी मेरे पास करंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज इंक्रीज होता होता है। जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट में आपके पास यही है कि आप क्या करते जाते हो, आप एक क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो दूसरी क्वांटिटी भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब डायरेक्ट का मतलब है कि इनका जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ऐसे ही आएगा ना, कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो वैसे ही आप जो है वो करंट जो है वो इंक्रीज करते जाते हो। अब आप जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को रिमूव करते हो, ठीक है, आप इसको रिमूव करोगे तो आप क्या ऐड करते हो, आप एक कांस्टेंट ऐड करते हो। कांस्टेंट आपके पास होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास चेंज नहीं होती। आप लोगों ने अक्सर सर्किट में देखा होगा कि रेजिस्टेंस जो है ना वो ऐड की होती है, लेट्स सपोज 47 ओम की ऐड की हुई है, 80 ओम की ऐड की हुई है, तो वोल्टेज और करंट में वेरिएशन आती जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड किया है तो रेजिस्टेंस जो है वो 80 से 20 होगी, नहीं ऐसे नहीं होता। आपके पास सर्किट में जो चीज़ वेरी कर रही होती है ना वो ये वोल्टेज से करंट वेरी कर रहा होता है। रेजिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, V डिवाइडेड V ओवर बाय I। I, ठीक है। समझ आ रही है बात? यस मैम। अब आप किसी भी केस के लिए जो है ना वो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो। जैसे कि आप लेट्स सपोज वोल्टेज मैंने पहले 1 दिया था तो उसमें करंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.01 आ रही थी, ठीक है। यहाँ 1 लिखो, यहाँ लिखो 0.01, या आपके पास आंसर आएगा 100। रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 100 आ गई, ठीक है। 100 अब ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। अब आपने सेकंड रीडिंग क्या दी थी, आप वोल्टेज की वैल्यू लगाओ 2 और इस पे करंट की वैल्यू कितनी थी, 0.02। अब इसको सॉल्व करो, इसमें आपके पास क्या आ रही है, इसमें आपके पास फिर 100 आ रही है, 100 ओम। ठीक है। अब आप थर्ड रीडिंग यूज करो। थर्ड रीडिंग में आपके पास क्या है, मैंने दिया था वोल्टेज 3 जिसपे करंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.03। हाँ। 0.03। तो मींस इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ना वो हर केस में कितनी आ रही है, सेम 100 ओम। सेम 100 आ रही है। मींस रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में चेंज नहीं होती, किन में वेरिएशन आ रही होती है, करंट में और वोल्टेज में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, वो आपके पास कांस्टेंट। कांस्टेंट रहती है। समझ आई ये बात, यस मैम। ठीक है। अब ये इन्होंने रेजिस्टेंस को लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस आपके पास इक्वल है वोल्टेज जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं डिवाइडेड बाय करंट, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका यूनिट जो है आपके पास ऐसा यूनिट वो होता है ओहम, ठीक है। अब वो ओहम कैसे आता है, वोल्टेज के लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैंने पढ़ा है वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं, इसको वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पेयर में measure करते हैं। तो ये वोल्ट ओवर एम्पेयर आपको क्या दे रहे होते हैं, आपको ओहम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट आपके पास क्या आ गया, ओहम आ गया, ठीक है, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यस समझ आ मैम। गई? जी मैम। अब आपके पास है कि when electric current flow through a metal wire there exists a hindrance to flow known as electric resistance। जब भी किसी सर्किट में से करंट पास करेंगे तो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस ऐड है सर्किट में, तो वो उसको क्या करेगी, वो उसके फ्लो को अपोज करेगी। हिंड्रेंस मीन वो उसको क्या करेगा, रोकेगा, स्टॉप करेगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज एज द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू दे विल कोलाइड विद द एटम ऑफ द कंडक्टर्स, ठीक है। आपके पास जब भी, अब कंडक्टर है ना, मैंने आपको कहा है कि आपके पास ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैटर से कंपोज्ड है। मैटर कैसे आया है, एटम से। अब आपके पास एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अब आपके पास रेजिस्टेंस क्यों आती है, कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हो तो इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है जिसकी वजह से आपके पास सर्किट में जो है ना वो करंट आता है, ठीक है। इनकी कोलिजन्स होती हैं फिर आपके एटम्स के साथ, जो इनसाइड कंडक्टर के एटम्स होते हैं ना, इनके साथ जब इनकी कोलिजन होती है
उससे आपके पास जो है वो क्या आती है, ओपोजिशन आती इलेक्ट्रिक है, रेजिस्टर। वो करंट को क्या कर रही होती है, रेजिस्ट कर रही होती है, ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो सर्किट है या आपका जो रेजिस्टेंस है ना, वो क्या होने लग जाता है, वो हीट अप होने लग जाता है। ये पता है आप लोगों को? जी मैम। कोलिजन से आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव कर रहे होते हैं विद सम वेलोसिटी। जब उनकी कोलिजन्स होती हैं एटम्स के साथ, तो वो क्या कर रही होती हैं, वो हीट जनरेट कर रही हीट। होती हैं, जिससे आपके पास जो है ना वो अक्सर क्या होता है, रेजिस्टेंसेस जो है ना वो हीट अप हो जाती है, ठीक है। यस मैम। अब ये जो है ना एसआई यूनिट जो सजेस्ट किया था, वो आपके पास जॉर्ज साइमन ने सजेस्ट किया था, ठीक है। ये ओहम्स जो है वो इनके नाम पे रेजिस्टेंस का जो है ना वो यूनिट डिस्कवर हुआ है, ठीक है। ये आपके पास इन्होंने जो है ना वो ओहम्स लॉ इन्वेंट किया था। आपके पास दो सब्सटेंस है, आपको ओहमिक और नॉन ओहमिक का पता, यस मैम। क्या मैम होते हैं जो ओहमिक और ओहमिक, नॉन ओहमिक? जो जिन पे ओहमिक लॉ एप्लीकेबल होता है वो ओहमिक होती है, और दूसरे नॉन ओहमिक होती है, जिन पे एप्लीकेबल यस नहीं मैम। होता। जिन पे एप्लीकेबल नहीं होता वो क्या होते हैं, वो नॉन ओहमिक। नॉन ओहमिक। अच्छा, मेटल्स ओहमिक है? यस मैम। यस मैम। यस मैग्नेट में मैम। इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा चलो, नॉन मेटल की एग्जांपल और नॉन ओहमिक की बताओ। नॉन मेटल। मैम उसमें फिलामेंट लैंप और थर्मिस्टर आता है। हाँ, उसमें आपके पास जो है ना वो इलेक्ट्रिकल फिलामेंट की बल्ब। बेसिक एग्जांपल है। अच्छा, इसमें फिलामेंट क्यों आता है नॉन ओहमिक में? मैम क्योंकि वो फॉलो नहीं करता, उसका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन में आता है। इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता, थोड़ा सा क्या आता है, वो थोड़ा सा कर्व आता है। यस मैम। ये आपके पास ओहमिक है और ये आपके पास जो है ना नॉन ओहमिक है। जो ओहमिक मटेरियल्स होते हैं ना, ये आपके पास ओबे कर रहे होते हैं ओहम्स लॉ को, और इनका जो ग्राफ है ना वोल्टेज और करंट का, वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। आपके पास जो नॉन ओहमिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनमें आपके पास एक अमाउंट तक जो है ना वो स्ट्रेट लाइन आती है, उसके बाद जो है ना वो कर्व आने लग जाती है। कर्व का मतलब ये है कि आपके पास जो सिस्टम है ना वो क्या हो गया है, वो हीट अप हो गया, ठीक है। अब फिलामेंट आपके पास जो है ना, ये फिलामेंट की अगर एग्जांपल है, तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट तक आपके पास जो है ना वो स्ट्रेट ग्राफ आ रहा होता है, जितना वोल्टेज देते हैं उतना करंट। फिर क्या होता है कि जैसे आप थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देते हो, तो आपके पास करंट क्या होने लग जाता है, डेविएट, चेंज होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके पास ग्राफ में क्या आ रही होती है, कर्व आ रही होती है। अब इस कर्व का क्या मतलब है, कर्व का मतलब है कि आपका सिस्टम जो है ना उसमें कोलिजन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपके पास जो है ना वो एक कर्व आ गया, ठीक है। यस मैम। या बेसिक आप ये कह सकते हो कि ओमिक मटेरियल्स वो हैं जिनका वोल्टेज और करंट का ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक स्ट्रेट है। और लाइन। नॉन ओमिक में आपके पास क्या आ जाती है, कर्व आ जाती है। एग्जांपल्स आपने ठीक दी हैं। मेटल्स, यूजुअली मोस्ट ऑफ द मेटल्स ओमिक मटेरियल्स होते हैं, और आपके पास फिलामेंट जो है वो आपके पास क्या है, नॉन, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब आपके पास है कि रेजिस्टेंस जो है ना वो किस पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस आपके पास जो है ना मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब टेम्परेचर वाली बात तो हमने अभी देख ली कि आपके पास नॉन अहमिक में क्या होता है जी, रेजिस्टेंस थोड़ी हीट अप हुई है, आपके पास जो है वो उसने क्या किया, स्ट्रेट लाइन कर्व ग्राफ से वो क्या आ गई, कर्व पे शिफ्ट हो गई। अब इसका जो ये जो इसकी डिपेंडेंस है, ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। रेजिस्टेंस जो है ना वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा होता है, जैसे आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। बहुत से आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं, बहुत से मटेरियल्स हैं, सबकी अलग अलग रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला फैक्टर क्या आ रहा होता है, लेंथ आ रहा होता है। अब देखो रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके साथ, करंट के साथ, सॉरी करंट नहीं है ये लेंथ है, एक मिनट। रेजिस्टेंस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ आ रही है, लेंथ के साथ आ रही है। इसका क्या मतलब है, जितनी लेंथ इंक्रीज करते जाओगे उतनी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज जाएगी। होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करना पड़ा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उनको जाना पड़े। जैसे यहाँ पे है कि इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, एज अ रिजल्ट आपके पास लेंथ इंक्रीज करेंगे उतने ही उसमें एटम्स होंगे, उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की क्या होंगी, कोलिजन्स होंगी। तो जितनी रेजिस्टेंस इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज करते जाओगे उतनी आपके पास रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ये एरिया के साथ क्या आ रहा है, इनवर्स आ रहा इनवर्स। है। मींस जितना कम एरिया होगा उतनी कम क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, उतनी उतनी ज्यादा ज्यादा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होगी, इनवर्स में आ रहा है।
मींस एरिया आपने जितना स्मॉल किया उतनी आपके पास क्या होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी। आप एरिया जो है वो बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज दोनों क्या आ रही है, इनवर्स में आ रही है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया। यस मैम। अब प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए वो यूज कर रहे हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी जो है ना आपके पास, ये मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करती है। आप लेट सपोज आप रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो कॉपर का, तो नहीं कॉपर का नहीं, रेजिस्टेंस जो है वो आप लेट सपोज कोई मटेरियल है आपके पास, ठीक है, रबर हो सकता है, कुछ भी, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये आपके पास टेबल में यहाँ पे बना हुआ है कहीं टेबल, मिनट, जैसे कि ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स है और आगे उन्होंने क्या दी हुई है, उनकी रेजिस्टिविटी दी हुई है। ये हर मटेरियल की आपके पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, ये जैसे रेजिस्टिविटी का यहाँ लिखा हुआ है, एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, आपके पास ये हर मटेरियल की डिफरेंट है, एल्यूमिनियम की डिफरेंट है, कॉपर की डिफरेंट है, गोल्ड की डिफरेंट है, आयरन, ये हर मटेरियल की आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, और हमने ऊपर देखा है ये आपके पास किस पे डिपेंड कर रही होती है, ये आपके पास इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, जिसमें एक आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर। ठीक है, ये जितने भी मटेरियल्स के आपने देखी है, इनकी रेजिस्टिविटी वेरी कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, बाकी लेंथ और एरिया को तो हमने देख लिया। ठीक है, अब यस मैम। रेजिस्टिविटी का आपके पास यूनिट क्या होगा, ये इक्वेशन है, इससे यूनिट निकाल सकते हैं। यस। यस मैम, इससे निकाल कैसे सकते कैसे, हैं। है, आर को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे और आर एल को ए डिवाइड से किया आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया और लेंथ बाई हमने एल आ डिवाइड जाएगा। कर दिया। डिवाइड कर ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो होती है वो ओम होती है, एरिया ओम। क्या होती है, मीटर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर। और लेंथ होती है मीटर। फिर मीटर तो ठीक है, एक मीटर इससे कट गया ओहम तो क्या मीटर आ आ गया, जाएगा। ओम आपके मीटर। पास आ जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आपके पास क्या आ गया, ओम ओम मीटर। मीटर। समझ आ गई ये बात। जी मैम। यस मैम। अब आपके पास जो है ना वो कंडक्टर की टाइप मटेरियल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके पास, जैसे हमने पढ़ा था कंडक्टर्स की टाइप्स होती हैं, गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी उस पर भी डिपेंड कर रही होती है। सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव थ्रू देम इजीली, कुछ मटेरियल्स में से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इजीली पास कर जाते हैं, इतनी उनको ऑपोजिशन जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, कुछ में आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के साथ थोड़े से स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, कुछ में आपके पास जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके पास कंडक्टर्स हैं जिनमें आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इंक्रीज्ड अमाउंट में होंगे, उसमें उतनी ही आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। क्योंकि हम कंडक्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स द स्मॉलर द रेजिस्टेंस। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी, कम थोड़ी होगी। और। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने सुपर कंडक्टर्स का पढ़ा हुआ है, यस मैम। यस। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, कि मैम जिसमें जो जिनकी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है कंडक्टिविटी वो एक बहुत आम ज्यादा कंडक्टर से होती ज़्यादा है, स्मूथ होता है। कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अच्छा वो कंडक्टर तो वो है ही है, सुपर मींस उसकी रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी, ऑलमोस्ट कम होगी। कम जीरो हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होती है। जीरो। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स, कंडक्टर तो है मींस करंट पास करेगा, सुपर मींस उसकी कंडक्टर्स में भी हम देखते आ रहे हैं क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, उनके एटम्स के साथ कोलिजन्स होती है, लेकिन सुपर कंडक्टर में आपके पास क्या, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, ये यस आपके मैम। पास जो है वो सुपर कंडक्टर्स होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है सुपर कंडक्टर की, मटेरियल वैसे एक जनरेट हो रहा है कोई सुपर कंडक्टर, कॉपर, कॉपर, कॉपर तो कंडक्टर है आपके पास। आपने उसे बताया था वाटर जो होता है वो सुपर कंडक्टर होता है।
वो एक्सीलेंट कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर मींस उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, वो कोई उस इलेक्ट्रॉन को अपोज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज नहीं होने देगा। जितना आपके पास ये जैसे वोल्टेज में आपके पास आ रहा होता है ना, ड्रॉप आ रहा होता है, फिर अगर आप सुपर कंडक्टर यूज कर रहे हो ना तो वो वोल्टेज भी आपका ड्रॉप नहीं आएगा। वो ईएमएफ अगर आप 12 की यूज कर रहे हो तो वोल्टेज भी आपका 12 का ही आएगा अगर आप सुपर कंडक्टर यूज करोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। अब आपके पास आते हैं इंटेंसिटी ऑफ करंट। इंटेंसिटी वैसे क्या होती है आपके पास? मैम उसकी कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा? कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, इसका फॉर्मूला याद है? क्यूब ये बाय आपके टी। पास होता है ना कूलम्स पर टी। सेकंड। मैम तो करंट का नहीं नहीं, इंटेंसिटी आपके पास होती है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, जितना एरिया स्मॉल होगा उतनी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेजर्स आप लोगों ने देखी है ना, यस मैम। लेजर्स में क्या चीज कम होती है तो वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। उनका एरिया जो आगे उनकी एरिया। एरिया होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा क्या होती है, वो इंटेंस होती है, इंटेंस। उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। तो इंटेंसिटी जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। जितना एरिया बढ़ाओगे आप उतनी आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ करंट कहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ करंट। ठीक है, आपके पास कंडक्टर्स में से करंट पास कर रहा है, वो आपके पास क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी। अब आपके पास जो है वो ये वही बात आ गई, कूलम पर सेकंड इसमें हम मेजर करते हैं, एम्पेयर में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, कूलम आया चार्ज से, सेकंड आया आपके पास टाइम से। और 1 कूलम आपके पास किसके इक्वल होता है, वो आपके पास इक्वल होता है 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जी मैम। ये वैसे आपके पास ना ये वाली वैल्यू नहीं ठीक लिखी हुई। एक मिनट में आपको बताती हूँ। हम पढ़ते आ रहे हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल है 1.6 10⁻⁻19 19। कूलम के इक्वल है। तो अगर हमें 1 जी कूलम चाहिए ना तो वो आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19 19। इक्वल्स टू 1 कूलम। इसको डिवाइड करें तो आप मेरे ख्याल से आता है 6.2 कुछ वैल्यू आती है। ये स्लाइड में बात ठीक नहीं लिखी हुई। 1 कूलम जो है ना वो आपके पास इक्वल होता है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, यस जैसे मैम। आपने 1 इलेक्ट्रॉन देखा है ना, आपके पास होता है चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19। अगर आपने कूलम की कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे, आप इस वाली वैल्यू को दोनों तरफ पे डिवाइड कर दोगे, तो ये यहाँ पर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 कूलम आपके पास किसके इक्वल है, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। मैम ये -18 नहीं होगा? नहीं नहीं, माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो 18 जाएगा होगा। ना, माइनस माइनस ये प्लस डिवाइड होगा। किया है मैंने इसको, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19। ओके मैम। ठीक है, ये वैल्यू नहीं ठीक लिखी हुई, ये आपके पास है 6.2 10⁻18। समझ आइए ना ये मैंने कैसे निकाला? जी मैम। यस मैम। ठीक, नोट कर लिया, इसको रेस कर दो। यस मैम। मैम जी जी, मुझे समझ नहीं आ रही, ये जो है 10⁻19 है, जब मतलब उसके है डिवीजन में है तो ये पॉजिटिव में है, जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो फिर नहीं ये नहीं नेगेटिव दोबारा नहीं हो पॉजिटिव जाएगा? नहीं, नेगेटिव। ये देखो आपके पास जो है ना वो मैं इसको एक मिनट 1 पॉइंट, बल्कि एक मिनट इसको रिमूव करने दो। मैंने ये लिखा है, ये वैल्यू गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे शो करती हूँ आपको, एक मिनट। 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इक्वल होता है आपके पास 1.6 10⁻⁻19, जो एक चार्ज की वैल्यू है। ये याद है ना, उसको हम कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे कूलम की वैल्यू चाहिए, मुझे 1 कूलम चाहिए। तो जब मुझे 1 कूलम चाहिए तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगी, मैं दोनों साइड पे इसको 1.6 10⁻⁻19 से ही डिवाइड कराऊंगी ना, इसको भी करा दूंगी, क्योंकि मुझे 1 कूलम चाहिए। समझ आ रही है बात?
तो ये इसको इसके साथ डिवाइड करें, ये आ जाएगा 1 कूलम और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6.2 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये 1 को डिवाइड करें ना 1.6 10⁻⁻19 के साथ। समझ आई अब कि अभी भी समझ नहीं आई? ठीक है मैम। नहीं समझ आई तो पूछ लो, मैं बता देती हूँ। नहीं कोई मसला नहीं, ठीक है। समझ आ गई? हाँ जी। भला बाद में को नहीं समझ आई। मैम मेरा मैथ चल रहा था, ठीक है, बस वैल्यू याद करनी है ना, हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये मैं ना इसको चेंज ही कर देती हूँ 1 मिनट। अब यहाँ चेंज होगी नहीं, 1 मिनट लिख देती हूँ मैं। 18 6.5 था कि 2 था? 2। ठीक है, 1 कूलम जो है ना वो इसके इक्वल होता है आपके पास। वो मैंने आपको भी बता दिया कि वो आप कैसे लगा सकते हो वैल्यू। अच्छा, अब आपके पास जो है ना वो ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ का भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें आप जो है ना वो ओहम्स लॉ में ना एक ट्रायंगल बनती है, वो यहाँ पे जो है ना वो मेंशन नहीं की हुई। एक ट्रायंगल आपके पास जिसमें आपके पास जो है ना वो वोल्टेज आता है, एक आपके पास रेजिस्टेंस आता है और एक आपके पास आता है करंट, ठीक है। अब ये तीनों चीजें हैं, इनसे आप जो है ना वो ये तीनों क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं आई और आर को मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मैंने करंट कैलकुलेट करना है तो मैं वोल्टेज को क्या करूंगी, रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर दूंगी तो करंट आ जाएगा। और अगर मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो मैं वोल्टेज को क्या करूंगी, करंट के साथ डिवाइड करंट से कर डिवाइड। दूंगी तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये इन तीनों क्वांटिटीज से आप ये तीनों क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी 2 वैल्यूज है ना तो आप थर्ड को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर कैलकुलेट कर सकते हो। सकते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल इस तरह बनाया हुआ है कि आप अगर इन दोनों को सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। अगर आप बी और आर को सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा, करंट आएगा, ठीक है। अगर आप जो है वो आर और आई को सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा, वोल्टेज आएगा, ठीक है। ये समझ आ रही है बात? जी मैम। यस मैम। ज्यादा तो नहीं पढ़ा लिया मैंने आज? बेचारे ऐसे सो रहे हैं आप लोग, मुझे लग रहा है आज सो रहे हैं सारे। नो नो मैम मैम। नो मैम। सुन रहे हैं मैम। हाँ, नो मैम। 83 स्टूडेंट्स आए हैं, सही है। अच्छा जी, अब ओहम्स लॉ जो है वो आपके पास जो है ना वो जॉर्ज साइमन ओहम ने जो है ना वो डिस्कवर किया था, ठीक है। उसने ये एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया कि जैसे ही आप वोल्टेज जो है ना वो किसी सिस्टम में इंक्रीज करते जाओ। इसका जो ओहम्स लॉ आपके पास है, इसकी डेफिनेशन ये है आपके पास, व्हेन यू पास एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस there will be a potential difference across the end of the resistance, ठीक है, providing the physical state of the conductor does not change। ये भी एक चीज जो है ना वो ऐड कर लें कि फिजिकल स्टेट जो है वो कंडक्टर की चेंज नहीं होनी चाहिए। वो आपके पास क्या है, ओहम्स लॉ है कि आपने किसी सर्किट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आप पास कराते हो एक कंडक्टर्स में से, ठीक है, और जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करते हो उसकी जो आपके पास फिजिकल स्टेट है ना, मींस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए आपके पास, ओहम्स लॉ, ठीक है। जिसको जो है ना V = IR, बहुत फेमस इक्वेशन है कि आपने वोल्टेज कैलकुलेट करना है, IR को मल्टीप्लाई कर दो, आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी तो वोल्टेज को करंट पे डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आपके पास जो है ना वो फॉर्मूला इन्होंने डिस्कवर किया था। अब ये यूनिट्स है आपके पास, यूनिट्स में आपको पता है करंट जो है वो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और उसका जो यूनिट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम्पेयर से, ठीक है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में, ठीक है, और उसको सिंबल भी उसका कौन सा यूज करते हैं, उसका वी ही यूज करते हैं। रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और उसका जो सिंबल है वो आपके पास ये ओमेगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, अब ये आपके पास फ्लैश लाइट का है, ठीक है। ये फिलामेंट यूज किया हुआ है, एक आपके पास इंसुलेटर है, एक आपके पास मेटल ट्रिप है। अब ये फ्लैश लाइट्स में आपके पास ऑन एंड ऑफ है। जब आप उसको ऑन करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगी, वो मेटल जो टिप है वो अटैच हो जाएगी सर्किट के साथ,
तो आपके पास जो है ना वो उसमें से बल्ब में से जो है ना लाइट जो है वो निकलना शुरू कर दी। जब आप उसको ऑफ करोगे तो ये जो मेटल टिप है ना ये इंसुलेटर के साथ जाके स्टिक हो जाएगी। तो जब इंसुलेटर है तो वो क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, जिससे आपके पास वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। जब आपने ऑन करनी है तो ये आपके पास ये नजर आ रही है एक इसकी, इसको जी मैम, नजर आ एक्सटेंड रही करते हैं, 1 मिनट, नजर आ रहा है? जी मैम। 1 मिनट, जैसे कि यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का बताया है कि जब आपने उसको ऑन करना है तो ये मेटल टिप जो है वो सर्किट के साथ लग जाएगी तो वो ऑन हो जाएगा। मेटल टिप है मींस उसमें से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो वो लाइट जो है वो फ्लैश लाइट में से आना शुरू हो जाएगी। जब आपने उसको ऑफ करना है तो ये इंसुलेटर वाली जो है ना ये सर्किट के साथ अटैच हो जाएगी। तो इंसुलेटर मींस वो क्या करेगी, करंट के फ्लो को अपोज करेगी तो वो आपके पास क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। फ्लैश लाइट वैसे आप कहाँ यूज करते हैं मेडिकल में? मेडिकल एग्जामिनेशन मैम मैम थ्रोट को चेक करने थ्रोट चेक करने के लिए थ्रोट चेक करने और के आंखों लिए। में भी यस मैम। ईयर इसके लिए भी चेक करते हैं। यूज करते हैं। एंडोस्कोपी याद है? यस मैम। यस मैम एंडोस्कोपी में यूज करते हैं। करते हैं यस मैम। मैम, उसमें भी लाइट लगी होती है कैसे मैम। यूज करते हैं? ऑटोस्कोप में भी यूज होती है। उसमें भी यूज होती है हम। गुड। एंडोस्कोपी में तो आपके पास वो एक एट द एंड जो आपके स्टमक में वायर जाती है ना, उसके एट द एंड आपके पास एक कैमरा और फ्लैश लाइट यूज हो रही होती है, जिससे आपकी जो इंटरनल सारे स्ट्रक्चर है उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है। ठीक है, आगे आपके पास कितनी स्लाइड्स? ये अब आपके पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है। ठीक है, इनमें दोनों में आपके पास क्या डिफरेंस है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एरिया के। एरिया के। यहाँ पे लेंथ क्या डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे एरिया को डिफाइन। ठीक है, अब इसको जब आप कंबाइन करोगे, मैंने आपको कहा था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इस साइन को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करते हो? आप रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी। ऐड करते हो तो वो आपके पास रहता है लेंथ ओवर एरिया। ठीक है, यस मैम। ये आपके पास जो है ना वो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये डिफरेंट मटेरियल्स की मैंने आगे शो करा दी। आपके पास क्या होती है, रेजिस्टिविटी की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। ये आपके पास कंडक्टर्स हैं। ठीक है, मोस्ट जो यूज होती है ना वो एक तो टंगस्टन की यूज होती है, एक आपके पास जो है ना वो निक्रोम यूज होता है। अगर आप मटेरियल्स की बात करो तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इनकी बेशक दोनों की याद ही कर लें। इसके आपके पास 100 10⁻⁸ और टंगस्टन की है 5.6 10⁻⁸। अच्छा, एक अब आपके पास है इम्पीडेंस प्लेथिस्मोग्राफी। ये क्या होती है आपके पास? कभी सुना नहीं मैम। पहली दफा, मैं भी पहली दफा देख रही हूँ। इम्पीडेंस का पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पहले कभी? नो मैम। इम्पीडेंस भी नहीं पढ़ी हुई? ड्रेंस अच्छा, के यहाँ उसमें मैम जो मैम करंट पावर। उसमें मैम यहाँ तो लिखा हुआ है कि वेनस सप्लाई को चेक करने के लिए होता है लेग्स के अंदर। हाँ, वो जो आपकी क्लॉटिंग वगैरह होती है उसको आप क्या करते हो, उसकी आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करते हो। ठीक है, मैम सही है। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। अच्छा ठीक है, सही है। जो इम्पीडेंस होती है ना आपके पास, जैसे कि आपने सर्किट में देखा ना, इम्पीडेंस का मैं आपको बताती हूँ। V इज इक्वल्स टू आई आर, आपने पढ़ा है ना? ये तो आपके पास कोई सर्किट होगा, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, एक आपके पास बैटरी है, तो चलो आप उसके लिए जो फॉर्मूला है ना V इज इक्वल्स टू आई आर यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक ही रेजिस्टेंस जो है ना वो ऐड हो रही है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन इम्पीडेंस में आपके पास क्या आ जाती है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, V इज इक्वल्स टू आई Z आ जाता है। अब ये Z क्यों आता है? Z को हम कहते हैं, ये आपके पास क्या है, इम्पीडेंस है। अब Z आता कैसे आपके पास? लेट्स सपोज ये आपके पास एक सर्किट है, सर्किट में मैं एक रेजिस्टेंस ऐड कर रही हूँ।
एक Anti dumping होती इंडक्टर है। एक इंडक्टर ऐड कर रही हूँ और एक कैपेसिटर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये लेट्स सपोज बैटरी है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर को हम ना ये कॉइल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को जिगजैग से, और जो कैपेसिटर होता है ना उसको 2 पैरेलल प्लेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक सर्किट मैंने आपको बताया था जिसमें सिर्फ एक आर था, आपके पास एक ही रेजिस्टेंस थी। ठीक है, उसके लिए जो इक्वेशन मैंने लिखी थी वो लिखी थी V = IR। लेकिन इस सर्किट में मैं V = IR नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी V = IZ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है एक तो इंडक्टर आ रहा है और एक क्या आ रहा है, कैपेसिटर आ रहा है। तो जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस है और जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है वो दोनों इसमें क्या होती हैं, ऐड होती है। इंडक्टर की भी इसमें ऐड होती है और इसमें कैपेसिटर की भी ऐड होती है। जब किसी भी सर्किट में आपके पास इंडक्टर जब किसी भी सर्किट में आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर की रेजिस्टेंस भी आप ऐड करोगे तो उस सर्किट की आप इम्पीडेंस कैलकुलेट करोगे, रेजिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करोगे। समझ आ रही है ये बात? ठीक है, यस मैम। अगर किसी सर्किट में एक ही आपके पास रेजिस्टेंस है ना तो फिर तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो V = IR। लेकिन अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है तो फिर आपको इम्पीडेंस वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके पास वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं काश की। ठीक है, ये अक्सर आपके पास जो है ना वो मेडिकल MDVT कंडीशन है, deep venous thrombosis। मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके पास लेग्स में ना क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं वेन्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास जो इसको मेजर करती होगी, जैसे कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपके पास इंडक्टर भी यूज होता होगा, कैपेसिटर भी यूज होता होगा, तभी वो इम्पीडेंस का वर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं। इसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट टाइम। पहले सिमोग्राफी बहुत मुश्किल वर्ड है, समझ आया ये बात? यस मैम। ठीक है, क्या टाइम हो गया है? मैम 3 बज गए। अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। ये देख लें 19 20। ठीक है, 19 से कंटिन्यू करेंगे फिर। समझ आया आज का लेक्चर? जी Yes मैम। ma'am। यस मैम। सिक लीव हो गई कोरोना वायरस की। अच्छा, आप में से ना एक मेरे ख्याल किसी स्टूडेंट ने मुझे ईमेल की हुई थी। आप लोग काइंडली ना अपना ईमेल करते हैं ना तो अपना सेक्शन लाजमी जो है ना वो लिखा करें। मुझे फिर जो है जो ना आपने असाइनमेंट ली थी वो ग्रेडेड थी? वो क्या हो गई है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की असाइनमेंट ग्रेडेड थी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की असाइनमेंट? जी, जो आपने दिया था वो चार्ट बनाना था, मतलब जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिस को हाँ, वो तो मैंने रिसीव भी कर लिया असाइनमेंट। नहीं, वो ग्रेडेड थी मतलब। हाँ जी, वो ग्रेडेड थी। अब्दुल बसीर, अब्दुल बसीर, अब्दुल मनान, प्रेजेंट मैम। अबिया, प्रेजेंट मैम। आदिल मयूद्दीन, प्रेजेंट मिस। अहमद सईद, अकबर अब्बास, प्रेजेंट मैम। मैम अली मैं नजम, प्रेजेंट। अहमद सईद। अहमद सईद, ओके। अली नजम, अली नजम नहीं है क्लास में। अमारा सरबुलंद, हसन प्रेजेंट खाना खा मैम। लिया? हाँ खा लिया। आमना बशीर, प्रेजेंट मैम। आमना सरवत, आमना सरवत नहीं है क्लास में। आमना हसीब, प्रेजेंट मैम। आमना खालिद, प्रेजेंट मैम। आमना मकसूद, प्रेजेंट मैम। आमना सादिक, प्रेजेंट मैम। अनम फातिमा, अनम फातिमा, प्रेजेंट मैम। के अक्सा अरशद, आसफा, प्रेजेंट मैम। असफा वकार, मैम हसवा वकार प्रेजेंट थी, उसका 4G नेट खत्म हो गया था। ओके। आयशा अशरफ,
Present, ma'am. अस्का खान, Present, ma'am. फरीहा अनवर, Present, ma'am. हिमांशु शहजादी, ठीक है, फायजा, Present, ma'am. फराज अहमद, Present, ma'am. फातिमा बदर, Present, ma'am. फातिमा खान, Present, ma'am. फिजा खान, Present, ma'am. गुलाम नबी, Present, ma'am. हाफिजा फिजा, हफ्सा अहमद, Present, ma'am. सरगुजार, Present, ma'am. हमना बाबर, Present, ma'am. हमना नदीम, Present, ma'am. हिबा आसिफ, हीरा बिनते रजा, Present, ma'am. इफरा कदीर, ईशा फातिमा, कांजा सईद, Yes, ma'am. Ma'am, खदीजा कंजा शहीर है मेरा नाम. किंजा है, कंजा शहीर. कंजा शहीद, Yes, ma'am. खदीजा नहीं है क्लास में, कोमल, Present, ma'am. कोमल कयूम, Present, ma'am. लाइबा अमजद, माहा सुहेल, Present, ma'am. माहम, Present. महानूर, Present. मायदा हबीब, Present, मलिहा, ओके, मलिहा समी, खदीजा आपके एंड में लगाऊंगी अब मैं, मलिहा, मरियम अब्दुल कादिर, मरियम आरिफ, मरियम अब्दुल कादिर present. मरियम अब्दुल कादिर प्रेजेंट, Ma'am. ये पता है क्या हुआ है, 1 मिनट, मैंने अब देखा है ये आपकी लास्ट जो लेक्चर है ना, उसकी अटेंडेंस जो है वो एडिट हो रही है. अब तो सारे बच्चे चले गए. मैं लगा देती हूँ, मैं इन दोनों मैम की ये तो गुड हो गया फिर. ये तो मेरी क्लास जो है वो इनकम्प्लीट आ जाएगी अब. नहीं नहीं, ये तो गुड हो गया. मोजे. चलो 2 क्लासेस तो कुछ नहीं होता. मैम आप वैसे ही और प्रेजेंट कर दें, कोई बात नहीं. ये तो बड़ी अजीब बात हुई है कि मैंने उनको लेक्चर क्रिएट किया हुआ है, वो क्रिएट हुआ नहीं है. प्लीज ट्राई टू क्रिएट अगेन. मैम वेलकम टू यूएमटी, ऐसा ही होता है यहाँ पे. मैं भी इधर की हूँ, मुझे पता है. अब वो क्रिएट हो गया, अब ये तो मेरी वो आ जानी है, इनकम्प्लीट क्लास आ जानी है. चले, जिसकी जहां तक लग गई वो तो लग गई. अब कहाँ से जो है वो मार्किंग करनी थी. मैमूना, Present, ma'am. मोहम्मद मुबीन, प्रेजेंट मैम. मरियम आरिफ, मोहम्मद अहमद ID 44, प्रेजेंट मैम. मोहम्मद अहमद ID 75, मोहम्मद असद दिलावर, प्रेजेंट मैम. मोहम्मद आसिम, मैम उसका इंटरनेट इशू आ रहा है, उसको मुझे मैसेज कर बता मोहम्मद देना. फैसल सईद, प्रेजेंट मैम. मोहम्मद फरहान अरशद, प्रेजेंट मैम. मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट. मोहम्मद हाशिर, यस मैम. मोहम्मद रऊफ, यस मैम. जैनुल आबिदीन, प्रेजेंट मैम. मुनीबा, Present, ma'am. मुकद्दस, Present, ma'am. मुकद्दस ज़हीर, Present, ma'am. नगीना लियाकत, Present, ma'am.
एदा हामिद, प्रेजेंट मैम। नूर आज तो फजल, मोजा हो गया नगीना क्लास प्रेजेंट में आज। मैम। मोजा हो गया आज, कुछ देना भी। जनाब मैं वैसे भी क्लास मैम में ही होती हूँ। आज इसका नेट इशू नहीं ना हुआ। पाकीज़ा, आज आज मैंने प्रेजेंट अपना मैम। पॉकेट डाल लिया है। दो नफल पढ़ो। नगीना मुझे लगता है आज गलती से आ गई है। जी नो मैम। मैम मैंने मैम प्रैक्टिस नगीना करवा ली है। होती है रोज। नहीं मैम मैम रोज ये होती आमना हूँ, जान मेरा के तंग कर रही है, इंटरनेट इशू नगीना होता है। रोज होती है। हाँ हाँ जी मैं रोज रोज मैसेज होती हूँ। वो करके कह रही बेचारी, होती है अटेंडेंस वो लगवा देना। वो इतना उसने मैं दिल पे बात ले ली है, वो तो आगे से लड़ने लगी। मैम रिजा, वो हर बात मैम इससे सलाम भी लेना ये दिल पे ले जाती है। यस मैम। यार आप ना तुम अपना मुंह बंद रखो। रिजा यार आज खालिद, तो बंद। यस मैम। रिमशा आईडी 39, प्रेजेंट मैम। रिमशा आईडी 47, प्रेजेंट मैम। रिमशा रशीद, प्रेजेंट मैम। सादत अली, यस मैम। सादिया सरवत, सलीम नवीद, मैम। समिया, प्रेजेंट मैम। सना शफकत, मैम सना सब शिफकत का नेट हो गया था तो उसकी प्रेजेंट लगा दें। उसकी भी प्रेजेंट लगी हुई है। सवेरा शाह, प्रेजेंट मैम। सीमा महबूब। प्रेजेंट मैम। सीमा आप प्रीवियस क्लासेस में किधर थी? मैम मुझे लिंक नहीं शो होता था अक्सर इस तो वजह से। तुम्हारी देखो कितनी एब्सेंट लगी, 1 2 3 4 5 6 7। तुम तो शॉर्ट अटेंडेंस हो। सहर सलीम, प्रेजेंट मैम। शाह सुबान, मैम कोई इसका और बोला इंटरनेट इशू शायद है। की जगह। शाहाना बतूल, शहजादी कयूम, प्रेजेंट मैम। शमरा सोहेल, प्रेजेंट मैम। शीजा नदीम, प्रेजेंट मैम। सिकंदर, प्रेजेंट मैम। सोहा आसिफ, प्रेजेंट। सुम्बल फलक शेर, प्रेजेंट मैम। तहमीना, प्रेजेंट मैम। तुबा फयाज, प्रेजेंट मैम। उज़मा जावेद, प्रेजेंट मैम। वनीजा मोहसिन, प्रेजेंट मैम। बरदा अली, प्रेजेंट मैम। जकी लतीफ, प्रेजेंट मैम। जरताशिया, जूबिया। प्रेजेंट। जरताशिया किधर है? लहबा, अस्का, खदीजा आप लोगों की मार्क है। मैम मैम आज वाले मुझे ना लेक्चर क्लास का लिंक नहीं मिलता, मेल नहीं आती आपकी लिंक की। लेक्चर्स वगैरह आते हैं, लिंक नहीं आता बस। मोहम्मद अहमद, आईडी बताओ जी अपनी। मैम, S2092 नहीं, डबल एंड 4 वाली डिजिट, एंड वाले बस। एंड पे 44 है मैम। ठीक है। मैम मुझे भी नहीं आ रहे मेल। मैम मैंने आज ग्रुप में मैसेज करके फिर वो लिंक मंगवाया। लाइबा शकील, ठीक है, ऐड कर लूंगी मैं आप लोगों को ग्रुप में। जी मुबीन, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम अटेंडेंस लग गई अटेंडेंस? रिजा अटेंडेंस लग गई? मैम अटेंडेंस की नहीं मैम, वो क्लास का लिंक मुझे भी नहीं आता है। रिजा खालिद, यस आप मैम। काइंडली ना एक ग्रुप बना लें इसका, मेडिकल फिजिक्स का। मैं जो है ना वो लिंक यहाँ पे भी भेज दिया करूंगी, वहां से भी आप लोग जो है ना उसमें ऐड हो जाए। व्हाट्सएप पे बेशक बना लें ग्रुप। मैम बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक मैम है, ग्रुप उसमें तो सेमेस्टर शुरू भी नहीं होता बन जाते हैं। हाँ, तो उसमें आप लिंक शेयर कर दिया करो, फिर आप वहां से ज्वाइन कर लिया करो। बहरहाल मैं ऐड कर लूंगी। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन तो नहीं? मीटिंग एंड कर दूं मैं? यस मैम। यस मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।